बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे बात कर रहे हैं। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमने सबसे पहले इफ़ स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम एक और डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसे हम इफ़ एल्स स्ट्रक्चर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट लेक्चर का रिव्यू देख लेते हैं। बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने इफ़ के बारे में पढ़ा था। इसे हम इफ़ विद वन अल्टरनेट भी कहते हैं। बेसिकली इफ़ हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है, यानी इफ़ की मदद से हम किसी भी कंडीशन को चेक कर सकते हैं, उसकी मदद से हम कोई भी डिसीजन बना सकते हैं। और ये जो हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट था, ये हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स में सबसे पहला और सबसे सिंपल हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, जिसकी मदद से हम अपनी किसी भी कंडीशन को चेक कर सकते हैं। और कंडीशन को लिखने के लिए हमें रिलेशनल एक्सप्रेशंस की ज़रूरत होती है या रिलेशनल ऑपरेटर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। वो जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनमें हमारे पास ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल, लेस दैन इक्वल, डबल इक्वल और नॉट इक्वल, ये हमारे पास 6 ऑपरेटर्स हैं। इनकी मदद से हम किसी भी किस्म के एक्सप्रेशन को हम बना सकते हैं और उस एक्सप्रेशन की मदद से हम अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने इफ़ विद वन अल्टरनेट में देखा था कि अगर हमारे पास कंडीशन दुरुस्त हो जाती है तो हमारे पास स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। यानी हमारा जो प्रोग्राम है वो फॉल्स होने की सूरत में प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है और प्रोग्राम वहाँ से बाहर आ जाता है। दुरुस्त होने की सूरत में हमारे पास जो भी स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह हमारे पास यहाँ पर सिंटेक्स यहाँ पर गिवन है कि इफ़ अगर हम यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं और उसको स्टेटमेंट को चेक किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर हम कंडीशन रख लेंगे, और अगर 40 से ज़्यादा हैं तो उस सूरत में तो हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंग्रेचुलेशंस यू आर पास। और अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस सूरत में हमारे पास प्रोग्राम के कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती और हमारी स्टेटमेंट जो है वो प्रोग्राम से बाहर चली जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यही लिमिटेशन भी है इफ़ स्टेटमेंट की, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही अल्टरनेट था। तो बेसिकली ये हमारे पास एक सिंपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका यूज़ थोड़ा सा लिमिटेड है। हमारे पास स्टेटमेंट्स और या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर तो हमारे पास स्टेटमेंट दुरुस्त हो, और अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कुछ भी नहीं होता। अब जब भी हम प्रोग्राम देखते हैं या आप डेली अपने रूटीन में अपने प्रोग्राम्स बहुत सारे देखते हैं, तो बेसिकली एक यूज़र क्या चाहता है, यूज़र हमारे पास ये चाहता है कि अगर हमारे पास कंडीशन दुरुस्त हो जाती है तो उस सूरत में कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उस सूरत में भी कोई ना कोई स्टेटमेंट ज़रूर एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अगर वो आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखी है जिसमें कोई एरर है तो एरर की वजह जो है, कॉज, वो भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। और अगर आपके पास कंडीशन वो दुरुस्त नहीं है तो उस सूरत में हमारे पास उसका अल्टरनेट जो है वो जो है इसको भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि ट्रू होने की सूरत में भी हमारे पास कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, जैसे कि इफ़ में हम करवा रहे हैं, और साथ में फॉल्स होने की सूरत में भी कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अब इसका जो हमारे पास सोल्यूशन है वो हमारे पास है इफ़ एल्स और इफ़ विद 2 अल्टरनेट्स। अब हम इफ़ एल्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हमारे पास इफ़ एल्स के ऊपर है। इसे हम इफ़ एल्स भी कहते हैं और इसको हम विद 2 अल्टरनेट्स भी कहते हैं। ये हमारे पास इफ़ एल्स जो है ये इफ़ स्टेटमेंट की एक और टाइप है, यानी सेकंड टाइप है। पहली टाइप हमने पढ़ी थी सिंपल, वो सिंपल इफ़ था, और ये हमारे पास उसकी दूसरी टाइप है जिसको हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन दुरुस्त होगी। जैसे हम इफ़ स्टेटमेंट में पहले भी हमने देखा था कि कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही थी, और
कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में भी हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसमें दोनों, ट्रू होने की सूरत में भी एक स्टेटमेंट होगी और अगर कंडीशन दुरुस्त नहीं होती तो फॉल्स होने की सूरत में भी कोई ना कोई स्टेटमेंट हम ज़रूर एग्जीक्यूट करवाएगी। इन दोनों सूरत हाल में, यानी आपके पास अगर कंडीशन दुरुस्त हो जाती है या अगर आपके पास कंडीशन दुरुस्त हो जाती है तो आपके पास ट्रू वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और फॉल्स वाली जो है वो स्किप हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास ट्रू वाली आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होती तो फिर आपके पास फॉल्स वाली जो है वो दोबारा से एग्जीक्यूट हो सकती है। तो ये हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर ये पॉसिबिलिटी भी है कि आपके पास अब ये नहीं हो सकता कि दोनों ब्लॉक्स, यानी ट्रू वाला ब्लॉक भी हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाए और उसके बाद फॉल्स वाला ब्लॉक भी हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यानी ये जो हमारे पास दोनों ब्लॉक्स हैं इनकी स्टेटमेंट्स कभी भी एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगी। यानी एक ही वक्त में कंडीशन हमारे पास दुरुस्त और एक ही वक्त में हमारे पास कंडीशन फॉल्स नहीं हो सकती। इसी तरह बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी स्किप्ड। हमारे पास दोनों ब्लॉक के स्टेटमेंट्स जो हैं वो स्किप भी एक ही दफ़ा नहीं हो सकती। यानी ऐसा भी नहीं हो सकता कि ना तो वो हमारे पास स्टेटमेंट दुरुस्त हो और ना ही हमारे पास वो स्टेटमेंट फॉल्स हो। इन दोनों सूरतों में से किसी एक ना एक कंडीशन की सूरत में हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो उसके साथ में ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इसका सेंटेक्स हमारे पास सिंपल सा सेंटेक्स है। इसके अंदर हम उसी तरह से इफ़ आपने लिखना है, ये हमारे पास लोअर केस में लिखा जाता है, इसे हम कीवर्ड भी कहते हैं और इसके बाद आपने ब्रैकेट्स लगानी होती हैं। इसके दरमियान में हम कंडीशन रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और जैसे ही हमारे पास ये कंडीशन दुरुस्त हो जाएगी तो कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में हम इसके साथ ही नीचे कोई ना कोई स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। आप स्टेटमेंट जो है वो प्रिंटफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या अगर आपको इसके ट्रू होने की सूरत में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो आप वो मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं। तो जैसे ही हमारे पास ये इफ़ की कंडीशन दुरुस्त हो जाएगी, कंडीशन दुरुस्त होने के साथ ही हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये यहाँ पर जो कंडीशन हमने यहाँ पर लिखी हुई है, अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती तो इफ़ के फ़ौरन बाद जो नीचे स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इफ़ के नीचे जो पहली स्टेटमेंट होगी ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि इफ़ अपने से नीचे जो लाइन है उसको स्किप करेगा। स्किप करने के बाद एल्स की पोर्शन के ऊपर सारा कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास कंट्रोल एल्स के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा तो एल्स के नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हमारे पास इसे टू अल्टरनेट हम इसलिए कहते हैं कि इसके दो अल्टरनेट्स हैं। दुरुस्त होने की सूरत में हमारे पास एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और फॉल्स होने की सूरत में हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। और जिस तरह अभी हमने बात की थी कि ऐसा नहीं होगा कि एक ही वक्त में कंडीशन दुरुस्त भी हो जाए और एक ही वक्त में कंडीशन फॉल्स भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जो भी कंडीशन हमारे पास इसमें से अगर इफ़ की कंडीशन दुरुस्त हो जाती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, वरना हमारे पास एल्स की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट ईजीली हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स अगर हम लिखना चाहते हैं, जिस तरह इफ़ के बाद आप दो या दो से ज़्यादा, हमने लास्ट एग्जांपल में सेंटेक्स में देखा था इफ़ के बाद सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी गई थी। अगर आप इफ़ के बाद एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म और उसके बाद आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो जब आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाना चाहेंगे तो उसके लिए फिर आपको कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होता है। इफ़ टू और मोर स्टेटमेंट्स आर यूज्ड देन वी यूज़ कर्ली ब्रैकेट्स, तो हमें वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करनी होती हैं। इसी तरह ये जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं इन्हें हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। यानी जब हमारे पास स्टेटमेंट एक से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसे कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं।
स्टूडेंट्स का सिंटैक्स भी तकरीबन उसी तरह से ही है, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास एक फ़र्क ये है कि इफ़ लिखने के बाद हमने करली ब्रेसेस का हमने इजाफा किया है। ये हमारे पास जो करली ब्रेसेस हैं, ये इफ़ को यहाँ से हमने से ओपन ब्रेस किया है और ये हमारे पास क्लोज ब्रेस है। इसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़ी सी आगे करके लिखी जाती हैं ताकि स्टेटमेंट्स जो हैं वो सारी आपको ये इसकी बॉडी जो है इफ़ की ये हमें क्लियरली नज़र आ सके कि ये हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं ये सारा इफ़ का हिस्सा है। इसके अंदर आप जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं, 1 2 3 या जितनी भी आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, आप वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हमारे पास इफ़ की कंडीशन दुरुस्त होगी, इफ़ की कंडीशन दुरुस्त होने के बाद जो हमारे पास कंट्रोल है वो बेसिकली हमारे पास इस ओपन ब्रेस से यहाँ पर एंटर हो जाएगा और बारी बारी सीक्वेंशली 1 से लेकर n तक जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट की जाएंगी, यहाँ तक कि यहाँ पे क्लोज ब्रेस आ जाएगा। और क्लोज ब्रेस होने की सूरत में अगर कंडीशन हमारे पास दुरुस्त है तो यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारा एल्स वाला पोर्शन है ये स्किप हो जाएगा और इसके जो हमारे पास बॉडी है ओपन ब्रेस से लेकर क्लोज ब्रेस तक, यहाँ तक हमारा ये जो सारा पोर्शन है ये हमारे पास स्किप हो जाएगा। और कंट्रोल जो है इस एल्स के पोर्शन के बाद अगर हम प्रोग्राम को एग्ज़िट करवा रहे हैं या हम कोई मज़ीद फर्दर उसमें काम करवा रहे हैं तो सारा कंट्रोल जो है वो एल्स के बाद वाले हिस्से की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये कंडीशन गलत हो जाती है तो कंडीशन गलत होने की सूरत में ये पूरी बॉडी स्किप हो जाएगी। जो हमारे पास ओपन और क्लोज ब्रेस है, यहाँ पर ओपन और क्लोज ब्रेस लगाने का मकसद भी ये है कि ये इस इफ़ की ये कंप्लीट बॉडी बन जाएगी। दुरुस्त होने की सूरत में ये कंप्लीट बॉडी ही एग्जीक्यूट होगी और फॉल्स होने की सूरत में हमारा सारा कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटिकली एल्स के पोर्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एल्स ने कुछ भी नहीं करना। एल्स का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंडीशन दुरुस्त नहीं हुई तो एल्स के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, अब क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी बॉडी बना ली हुई है, हमने इसे ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस करके हमने इसे रखा हुआ है, तो ये हमारे पास इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी 2 4 6 10 वो सारी की सारी इस एल्स का हिस्सा होंगी। और कंट्रोल जो है वो पहली स्टेटमेंट से सीक्वेंशियली जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको तरतीब से एग्जीक्यूट करता जाएगा, यहाँ तक कि हमारा जो क्लोज ब्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि इफ़ के बाद जो भी आपके पास अगर सिंगल स्टेटमेंट होगी तो वो इफ़ का हिस्सा होगी। अगर आप इफ़ के बाद एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं तो आप ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर ब्रेसेस नहीं लगाते, आप इसको भूल जाते हैं, तो इफ़ के बाद की जो पहली स्टेटमेंट है वही सिर्फ इफ़ का हिस्सा होगी, बाकी सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके पास इफ़ का हिस्सा नहीं बन सकेगी। इसी तरह अगर आप एल्स के बाद ये इसको ब्रैकेट्स में नहीं रखते तो एल्स के बाद सिर्फ जो पहली स्टेटमेंट है वही सिर्फ एल्स का हिस्सा होगी, बाकी जो सारी कंडीशंस हैं वो एल्स का पार्ट नहीं होंगी। तो अगर आप स्टेटमेंट एक से ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्रेसेस का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर आप एक ही कंडीशन रखना चाहते हैं, एक ही स्टेटमेंट रखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारे पास है, अगर हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखना चाहें तो उसके लिए हम करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास फ़्लो चार्ट है। इस फ़्लो चार्ट में हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास कंट्रोल है वो सबसे पहले हमारे पास इस कंडीशन के अंदर एंटर होता है। सबसे पहले ये कंडीशन चेक की जाती है। अगर इसमें इस कंडीशन के अंदर इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास कंडीशन दुरुस्त हो जाती है तो आपके पास एक साइड जो है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, ट्रू वाली साइड को सिलेक्ट कर लिया जाता है और यहाँ पे ट्रू होने की सूरत में जितनी भी स्टेटमेंट्स हों, अगर आपने एक स्टेटमेंट लिखी है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखी हैं, वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम आपका यहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ट्रू होने की सूरत में अगर हमारा कंट्रोल जो है वो ट्रू की तरफ ट्रांसमिट हो जाता है तो हमारे पास ये जो फॉल्स वाला सारा सेक्शन है ये स्किप हो जाएगा, इसके पास कंट्रोल जाएगा ही नहीं और ये हमारे पास सारी स्टेटमेंट्स वैसी ही वैसी लिखी रहेंगी। और अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स होने की सूरत में सारा कंट्रोल फॉल्स की तरफ चला जाएगा और फॉल्स के में जो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट की जाएंगी। एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा ये जो सारा कंट्रोल है ये यहाँ से हमारे पास फ़्लो चार्ट के यहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास फॉल्स होने की सूरत में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो ट्रू वाला सारा का सारा हिस्सा जो है हमारे पास वो स्किप हो जाएगा।
तो इसलिए हमारे पास ये टू अल्टरनेट्स हैं। जैसे ही हमारे पास कंडीशन चेक की जाती है उसका अल्टरनेट देख लिया जाता है कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कहते हैं कि मार्क्स जो है 40 से ज़्यादा है तो फिर हम उसे पास करेंगे, और अगर 40 से कम है तो इसे फेल कर देंगे। अगर यूज़र हमारे पास यहाँ पर 80 एंटर करता है तो 80 एंटर होने की सूरत में हमारे पास कंडीशन दुरुस्त हो जाएगी, और यहाँ पर हम कंग्रेचुलेशन यू आर पास वाला मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, और इस सूरत में हमारे पास फॉल्स वाला हिस्सा बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और कंडीशन आपके पास फॉल्स होने की सूरत में, फॉर एग्जांपल अगर यूज़र हमें 20 दे देता है तो कंडीशन हमारे पास इस वक्त आपके पास फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने की सूरत में आपके पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी यू आर फेल, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो हमारे पास जो फ्लो चार्ट है इफ़ विद टू अल्टरनेट्स के अंदर हमारे पास इसमें दोनों कंडीशंस हैं। दुरुस्त होने की सूरत में भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकती हैं और फॉल्स होने की सूरत में भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने इफ़ एल्स को हम अपने एक प्रोग्राम से समझ लेते हैं। इसमें हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर from the user and find whether it is even or odd using if else structure। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले हम प्रोग्राम को देख लेते हैं जिसमें हमने यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाना है। तो जब भी हमने यूज़र से किसी नंबर को इनपुट करवाना हो तो उसके लिए हमारे पास scanf का फंक्शन इस्तेमाल करना होता है। तो ये जो हमारे पास नंबर होगा ये हमारे बेसिकली हमें ख़ुद नहीं मालूम, यूज़र हमें कोई भी नंबर यहाँ पर एंटर करवा के दे सकता है, और जैसे ही हमारे पास वो नंबर आ जाएगा तो हम उसमें से ये फाइंड करेंगे कि यूज़र ने जो नंबर हमें दिया था क्या वो इवन नंबर में से था या ऑड नंबर में से था। इसके लिए हम इफ एल्स का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, यानी अगर हमारे पास नंबर इवन होगा तो हम इवन की तरफ चले जाएंगे, और अगर हमारे पास नंबर ऑड होगा तो हम ऑड की तरफ चले जाएंगे। तो अब ये नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में वो नंबर इवन भी हो और वो ऑड भी हो, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो हम जब अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखते हैं। इन्हें हम हेडर फाइल्स भी कहते हैं। इसके लिए हमारे पास दो हेडर फाइल्स हैं, conio.h और stdio.h। ये दो हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, ये हमने अपने हेडर फाइल्स जो है इसमें शामिल करनी है। इसके बाद हमारे पास हमेशा मेन फंक्शन स्टार्ट किया जाता है void main, और इसके बाद ये दो ब्रैकेट्स हैं। इसके अंदर अगर आप void लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर आप इसे empty छोड़ दें तो यहाँ पर आप इसको empty भी रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास ओपन ब्रेस है ये हमारे पास बेसिकली मेन की बॉडी है। ये हमारे पास जितना भी प्रोग्राम है वो हमारे पास इस ओपन ब्रेस से क्लोज ब्रेस के दरमियान में जितनी भी स्टेटमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी हमारे पास इस वक्त मेन का हिस्सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो नंबर है वो बेसिकली यूज़र की तरफ से इनपुट करवाया जाएगा, और हम जो हमारे पास नंबर है वो बेसिकली हमारे पास कंप्लीट एक नंबर होगा, होल नंबर होगा। इसलिए हम इसके लिए एक इंटीजर डिफ़ाइन कर लेते हैं, और इंटीजर को हम वेरिएबल का जो नाम है बेसिकली उसे हम n कह देते हैं। तो हमारे पास जो इंटीजर है ये बेसिकली डाटा टाइप है, और ये जो हमारे पास n है ये बेसिकली वेरिएबल का नेम है। और स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पे टर्मिनेटर लगा हुआ है। तो टर्मिनेटर का मतलब यह है कि हमने यहाँ पर सिर्फ डाटा टाइप और एक वेरिएबल नेम लिखा है, इसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन भी कहते हैं। तो ये हमारी जो पहली लाइन है यहाँ पर बेसिकली हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास n की वैल्यू है हम इस n के अंदर ही यूज़र से नंबर मांगेंगे। यूज़र हमें जो भी नंबर असाइन करेगा वो हम इस n के अंदर स्टोर करवा लेंगे। तो इस यूज़र से नंबर मांगने के लिए हमें scanf के फंक्शन की ज़रूरत है। जब भी हम scanf का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले हम एक printf का मैसेज printf का जो फंक्शन है वो इस्तेमाल करते हैं एक मैसेज देने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको printf के स्टेटमेंट को अगर हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो आप जैसे ही स्क्रीन को एग्जीक्यूट करेंगे तो स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। अब जिस यूज़र को आइडिया है कि इसमें हमने क्या काम करना है वो तो उसमें एक वैल्यू लिख के एंटर प्रेस कर देगा, लेकिन बहुत सारे यूज़र्स आपके ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम आपके इस प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें इसके बारे में नहीं मालूम। तो इसके लिए हम एक printf का फंक्शन हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंटर अ नंबर, ताकि जैसे ही हमारी स्क्रीन एग्जीक्यूट हो तो हमारे सामने एक मैसेज एंटर अ नंबर का आ जाए, ताकि जो भी यूज़र्स हैं उसे अंदाज़ा हो जाए कि इस वक्त हमारे पास प्रोग्राम एक नंबर के लिए वेट कर रहा है और उसको नंबर को हमने लिख के एंटर प्रेस करना है। तो printf के अंदर हमने सिंपल मैसेज लिखा है एंटर अ नंबर। उसके बाद हमारे पास scanf का फंक्शन है, क्योंकि हमारे पास डाटा टाइप इंटीजर है तो हम डबल कोटेशन के अंदर सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स ही लिखते हैं।
यहाँ पर हमने परसेंटेज डी लिख लिया, डबल कोटेशन बंद, कॉमा, ये एड्रेस ऑपरेटर है। इसके बाद हमने वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो हमने लिख दिया, और लाइन के आखिर में टर्मिनेटर आपको नज़र आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो काम है इनपुट अ नंबर, यहाँ तक हमारा वो काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर यूज़र कीबोर्ड से जो भी लिख के नंबर लिख के एंटर प्रेस करेगा वो ऑटोमेटिकली इस एन में चला जाएगा और यहाँ पर एन की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके फ़ौरन बाद नंबर आने के बाद हमारे पास अब बारी है कंडीशन लगाने की। तो अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। सिंपल इफ़ की कंडीशन है, यहाँ पर हमने इफ़ की कंडीशन लिख ली। एन ये बेसिकली वो नंबर है जो हमने यूज़र ने हमें दिया है, और वो नंबर कुछ भी हो सकता है। हम इसका मॉड लेंगे 2 के साथ, एन मॉड 2। ये जो मॉड ऑपरेटर है ये बेसिकली हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर कहलाता है। इसे हम मॉड ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर भी हम इसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एन मॉड 2 है ये हमारे पास बेसिकली डिवाइड करेगा, जो भी नंबर यहाँ पर आपके पास होगा उसको 2 के साथ डिवाइड करेगा। अगर 2 के साथ डिवाइड करने के पे उसका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास 0 आ जाता है, तो फिर हमारे पास वो नंबर बेसिकली इवन होगा। यानी हम इसमें ये देख रहे हैं, अगर हमारे पास इस लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट 0 आ जाए, और इसको हमने यहाँ पर इक्वालिटी ऑपरेटर लिखा हुआ है, ये डबल इक्वल लिखा गया है। अगर आप सिंगल इक्वल लिखेंगे वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, लेकिन यहाँ पर डबल इक्वल है, ये बेसिकली लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर रहा होता है। इसे हम इक्वालिटी ऑपरेटर भी कहते हैं। तो अगर हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर इसका रिज़ल्ट 0 आ गया और राइट हैंड साइड के ऊपर इसका रिज़ल्ट 0 आ गया, यानी लेफ़्ट और राइट दोनों एक बराबर हो गए, तो इसका मतलब है हमारे पास कंडीशन दुरुस्त हो जाएगी। दुरुस्त होने की सूरत में हमने यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है परसेंटेज डी, यानी जो भी नंबर हमारे पास था वो हमारे पास बेसिकली इवन है। वो जो नंबर यूज़र ने लिखा हुआ है वो भी हम यहाँ पर प्रिंट करके यूज़र को बता सकते हैं कि ये वाला नंबर बेसिकली हमारे पास इवन नंबर था। और ये कॉमा एन ये बेसिकली आर्गूमेंट है, ये हमारे पास वो एक्चुअल वैल्यू है जो कि यूज़र ने हमारे पास एंटर की थी। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इसको हम डिवाइड करते हैं और अगर इसका आज रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो उस सूरत में आपके पास फॉर एग्जांपल रिमाइंडर 1 आ जाता है, तो 1 की सूरत में 1 = 0 कंडीशन दुरुस्त नहीं होगी। कंडीशन दुरुस्त ना होने की सूरत में इफ़ के फ़ौरन बाद वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और कंट्रोल जो है वो एल्स के पार्ट में चला जाएगा। और एल्स में हमने सिंपल प्रिंटफ फंक्शन लिखा हुआ है कि आपके पास ये जो नंबर है वो बेसिकली ऑड नंबर है। तो ऑब्वियस बात है, अगर हमारे पास नंबर इवन नहीं है तो उसे हमें दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर इवन नंबर नहीं हुआ तो वो ऑब्वियसली हमारे पास ऑड नंबर होगा, इसलिए हमने यहाँ पर एल्स में सिंपल प्रिंटफ कंडीशन हमने यहाँ पर लगा दी है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़र हमारे पास 8 एंटर करता है, तो जब हम उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 4 8, हमारे पास जो रिमाइंडर है वो बेसिकली 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 और राइट साइड पे भी 0, हमारे पास कंडीशन दुरुस्त हो जाएगी और मैसेज प्रिंट हो जाएगा 8 इज़ इवन। और फॉर एग्जांपल अगर यूज़र आपके पास 9 आपको एंटर करके देता है, तो जब हम 9 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 4 टाइम 8 और 1 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। तो 1 = 0, ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में कंट्रोल सारा एल्स की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास 9 इज़ ऑड, यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ प्रिंट आ जाएगा। इसी तरह अब हम यहाँ पर एक सैम्पल आउटपुट हम देख लेते हैं, एंटर अ नंबर। अगर फॉर एग्जांपल यूज़र आपके पास यहाँ पर 10 एंटर करता है, तो यहाँ पर आपके पास प्रिंटफ में 10 इज़ इवन, क्योंकि हमारे पास ये इवन नंबर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इफ़ की कंडीशन दुरुस्त थी और दुरुस्त होने के बाद हमारे पास हमने मैसेज को प्रिंट कर लिया कि आपके पास 10 इज़ इवन है। और इसके बाद कंट्रोल जो है वो सीधा एल्स को छोड़ के गेट ch के पास चला जाएगा और आप कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करने के बाद अपने कंपाइलर से बाहर आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर था जिसमें हमारे पास 2 अल्टरनेट्स हैं। आपने हमेशा इफ़ के साथ तो कंडीशन अप्लाई करनी है, लेकिन एल्स के साथ आपको किसी भी कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इफ़ के बाद इफ़ की कंडीशन दुरुस्त नहीं है, ऑब्वियसली एल्स की कंडीशन ही दुरुस्त हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर एल्स के साथ कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आई होगी। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने 2 स्ट्रक्चर्स पढ़ ली हैं। एक हमारा जो पहला स्ट्रक्चर था वो सिंपल इफ़ था, इफ़ विद 1 अल्टरनेट। आज हमने इफ़ एल्स या इफ़ विद 2 अल्टरनेट्स, हमने ये दोनों हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। अब हमारे पास डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के 2 स्ट्रक्चर्स हो गए। अब आपने इनके सिंटैक्स कैसे काम करते हैं
इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके डिफरेंसेस क्या हैं, इनका फ़्लो चार्ट किस तरह से बनता है, ये आपने अच्छे तरीके से स्लाइड से भी और बुक से भी अच्छे तरीके से देख लेने हैं। आपने इसके पॉइंट्स बना लेने हैं और उनको अच्छे तरीके से बुक से भी अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे आपने अच्छे तरीके से उसको देख लेने। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाइलर की मदद से ये वाला प्रोग्राम भी जो आज हमने किया है और बाकी कुछ मज़ीद प्रोग्राम्स भी इंशाल्लाह हम अपने डेव C++ के कंपाइलर के ऊपर हम उसके साथ इंशाल्लाह ताला उसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से उसकी समझ आ जाए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।